फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मुकेश सारण आपके अपने यूट्यूब चैनल तड़का मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दीपावली अच्छी गई होगी, आपने दीपावली पर खूब एंजॉय किया होगा। अब दीपावली का समय वो ख़त्म हो चुका है और अब समय स्टार्ट होता है कुछ कर दिखाने का। तो इस कर दिखाने के समय के शुरू होने के साथ ही एसएससी ने भी, जिसका मैं बहुत दिनों से इंतजार था, एसएससी ने भी अपनी सबसे बड़ी वैकेंसी एसएससी जीडी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और आज हम अपने इस वीडियो में उसी एसएससी जीडी के बारे में विस्तृत से चर्चा करने वाले हैं कि एसएससी ने इस बार क्या क्या बदलाव किया है, एसएससी की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एसएससी की पढ़ाई हम कैसे करें कि इस बार अपना सिलेक्शन पक्का हो जाए, और एसएससी में कितनी सीट आई है, क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या क्या सिलेबस आएगा, और भी एसएससी जीडी से संबंधित क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी बहुत ही आवश्यक हैं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि उन बातों का पता चलते चलते हमें बहुत देर हो जाए और तब तक हमारा जो समय है वो हाथ से निकल जाए। आगे की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अभी से हमारी वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यह वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज्ञानदायक साबित होने वाला है। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी नई वैकेंसी आती है उसकी सबसे पहले सूचना इस पर आपको दी जाती है। और इसके साथ ही इस चैनल पर अब आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड जो भी मैथ और रीजनिंग आएगी उसकी रेगुलर क्लास डाली जाएगी। अगर आप हमारी क्लास को रेगुलर देखेंगे तो इस चीज़ की गारंटी है कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका मैथ्स और रीजनिंग का गलत नहीं होगा, क्योंकि यह अब इस चैनल पर आगे सिर्फ एसएससी जीडी को ही टारगेट करके एसएससी जीडी के लिए ही स्पेशल मैथ्स और रीजनिंग की क्लासें डाली जाएंगी, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे मैथ्स कंसेप्ट बेस पर आपको सीखने को मिल सके। तो अब हम आगे देखते हैं कि एसएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो क्या है। तो अब हम आगे एसएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसका फुल रिव्यू करने वाले हैं, तो आप हमारे वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो दोस्तों, मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में एसएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको पीडीएफ फाइल को ओपन कर लिया है। इसमें आपको एक टेबल शो कर रही है, उस टेबल में लिखा है डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कि जो फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो डेट क्या है, वो डेट है 27/10/2022 से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 30/11/2022 तक हम फॉर्म को भर सकते हैं। 30/11/2022 की रात्रि 11 बजे तक हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें सबसे नीचे नीचे लिखा है शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब जो इसकी एग्ज़ाम लगेगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम लगेगी, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी, सीबीटी एग्ज़ाम होगी। और वो एग्ज़ाम कब होगी, वो एग्ज़ाम जनवरी 2023 में एग्ज़ाम होगी। फिर नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा सा नीचे चलने पर है ऐप नंबर PP1, ये नंबर लिखे हुए हैं। इस नंबर में क्या है, इसमें लिखा है कि द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट एन ओपन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, कि ये जो वैकेंसी, इसमें जो पीडीएफ है इसमें क्या क्या है, इस पीडीएफ में जो नीचे इसका विवरण दिया हुआ है इसमें लिखा है कि इसमें जो नीचे पीडीएफ जारी कर रहे हैं इसमें बीएसएफ की, सीआईएसएफ की, सीआरपीएफ की, आईटीबीपी की, एसएसबी, एसएसएफ, राइफलमैन, असम राइफल, एनसीबी, इनके बारे में इसमें वैकेंसी की डिटेल दी हुई है। और यह जो डिटेल है वो किसके बेस पर एसएससी ने जारी किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए के तरफ से, गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश पर इसने एसएससी ने नोटिफिकेशन वो जारी किया है। फिर आगे नीचे 1.1 में लिखा हुआ है द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज्ड बाय एसएससी बेस्ड ऑन वैकेंसी इंटीमेटेड बाय एमएचए, मतलब एमएचए के दिशा निर्देश पर एसएससी ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। फिर आगे लिखा है कि जो 1.2 क्या है, 1.2 यह कह रहा है कि जो हम फॉर्म अप्लाई करेंगे वो सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म है वो वैलिड नहीं होंगे, ऑफलाइन फॉर्म है वो स्वीकार नहीं होंगे। फिर 3 नंबर कह रहा है, 1.3 कह रहा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट बाई द कमीशन ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी, कि कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगी वो किसके द्वारा
करवाई जाएगी वो एसएससी के द्वारा, कमीशन के द्वारा कराई जाएगी, और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। फिर आगे क्या होगा, एग्ज़ाम होने के बाद में फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर आगे क्या होगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब पहले फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर रिव्यू मेडिकल होगा। वो किसके द्वारा कंडक्ट करवाए जाएंगे, वो कंडक्ट करवाए जाएंगे CAPF, मतलब एसएससी सिर्फ क्या करवाएगी, एसएससी सिर्फ एग्ज़ाम करवाएगी, और आगे के काम कौन करवाएगा, CAPF करवाएगा। फिर हमारे आगे और काम की क्या क्या चीज़ है, फिर आगे देखो, आगे हमारे काम की चीज़ है, नीचे देखो 2 नंबर क्या कह रहा है, पे स्केल, पे लेवल है वो NCB नारकोटिक्स वाले का पे लेवल है। बेसिक पे वो 18,000 से लेकर 56,900 तक है, वो लेवल 1 की बढ़ती है। और जो अदर पोस्ट है जैसे BSF की, CRPF, CSF की अदर जो पद हैं वो हैं लेवल 3 के पद हैं, और उनका बेसिक पे रहेगा 21,700 से 69,100 रुपये तक। फिर आगे 3 नंबर पर वैकेंसी डिटेल दे रखी है कि टोटल कितनी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी हैं 24,369 टोटल पद हैं। उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज, अलग अलग कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पद हैं, लेडीज़ के कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, उनका अलग अलग डिवाइडेशन दे रखा है। इस PDF को आप आराम से देख सकते हो। जैसे BSF के सबसे ज़्यादा पद हैं 10,497 पद सबसे ज़्यादा BSF के हैं। उसके बाद किसके सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद हैं आपके CRPF के सबसे ज़्यादा पद हैं। ठीक है, फिर आगे नीचे क्या दे रखा है, नीचे दे रखा है कि 3.1 क्या कह रहा है, द वैकेंसी आर टेंटेटिव, एनी चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी इंटीमेटेड थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। मतलब इस पदों को जिस हिसाब से मतलब डिवाइड किया गया है, अगर इसमें किसी प्रकार का बदलाव होता है, अगर वैकेंसी घटती है या बढ़ती है, तो वो वैकेंसी एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके आपको सूचित कर दी जाएगी। फिर 3.2 क्या कह रहा है, 3.2 कह रहा है कि 10% वैकेंसी आर ईयर मार्केट फॉर ESM एक्स सर्विसमैन, मतलब 10% वैकेंसी हैं वो क्या है, एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, फिर आगे क्या है, 3.3 कह रहा है, एज द वैकेंसी इन CAPF हैव बीन earmarked स्टेट यूटिवाइज कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट डोमिशियल, मतलब डोमिशियल क्या होता है, मूल निवास होता है, अपना मूल निवास के अकॉर्डिंग ही ये कहना चाह रहा है कि आपका जो परमानेंट रेजिडेंस है उसी के अनुसार ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते समय उसी का सही से जिक्र करें। जो आपका मूल निवास है वो आपको मेडिकल एग्ज़ाम के समय आपको दिखाना पड़ेगा। यह नहीं है कि आप ऑनलाइन में, तो अगर आपकी हाइट कम है और आप ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम तो अपना रेजिडेंस है वो आपने लद्दाख दिखा दिया, और जब आप मेडिकल करवाने जाएंगे तब आपका रेजिडेंस है वो उसमें मूल निवास में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, बिहार इनका हो, तो वो आपको छूट नहीं दी जाएगी। उस टाइम आपका आवेदन वो तत्काल रद्द कर दिया जाएगा, चाहे आपने CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में चाहे कितने ही स्कोर किया हो, कितने नंबर आया हो, मगर आपका वो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आगे 3.4 क्या कह रहा है, कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट आर लिएबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया, मतलब जो कैंडिडेट हैं, जो सिलेक्ट कैंडिडेट होंगे उनकी ड्यूटी वो इंडिया में किसी भी क्षेत्र में दी जा सकती है। 3.4 ये कह रहा है। फिर 4 क्या कह रहा है, 4 ये कह रहा है कि नेशनलिटी सिटीजनशिप, मतलब कि नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, नेशनलिटी मतलब बंदा इंडियन होना चाहिए। ठीक है, तो अपने इंडियन सारे हैं ही। फिर आगे 5 में एज लिमिट क्या है, एज लिमिट जो इस वैकेंसी के लिए रखी गई है वो रखी गई है 18 से लेकर 23 साल तक, और वह 23 साल आपकी 1/1/2023 तक आपकी 23 साल उम्र पूरी हो जानी चाहिए। और अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखें तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2000 से लेकर 1/1/2005 के बीच की होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। और अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपकी एज में 3 साल आपको अपर एज में छूट दी जाएगी। यह नहीं है कि 18 साल से नीचे की एज में छूट दी जाएगी, हमेशा जो छूट दी जाती है वो अपर एज में दी जाती है। यहाँ लिखा हुआ देखो, एज रिलैक्सेशन परमिसिबल बियॉन्ड द अपर एज लिमिट, अपर एज में आपको 3 साल की OBC में छूट दी जाएगी। और SC और ST है उसमें आपको 5 साल के लिए दी जाती है। एक्स सर्विसमैन है
तो एक्स सर्विसमैन के लिए यह रूल है कि एक्स सर्विसमैन जब अपना रिजाइन देता है तो वहाँ रिजाइन के 3 साल के भीतर भीतर CAPF में वो वैलिड होता है। फिर आगे क्या दे रखा है, ये दे रखा है चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 के दंगों में या 2002 के गुजरात दंगों में अगर किसी का माता पिता उस दंगे का शिकार हो गए हैं तो उनको 5 साल की एज दी जाएगी। जो उसमें जनरल कैटेगरी का होगा उसको 5 की मिलेगी, और जो OBC का है उसको 8 की मिलेगी। अगर उसी दंगे में किसी का माता पिता SC ST वाले के हैं तो उनको 10 साल की वो छूट दी जाएगी। आगे 5.1 में एक्सप्लेनेशन दे रखा है एक्स सर्विसमैन के लिए। जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए क्या क्या रूल हैं, उसको क्या क्या लिए उसके लिए दिशा निर्देश हैं वो दे रखे हैं, उनके अलग अलग पॉइंट बना रखे हैं। फिर आगे देखो, आगे है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। इसमें 6.1 में यह बता रखा है कि अगर कोई कैंडिडेट SC ST या OBC का फ़ायदा लेना चाहता है तो उसका अपना जो प्रमाण पत्र है वो सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर उससे प्रमाण पत्र मांगा जाए तो उसे दिखाना होगा। ठीक है, इसके बाद देखो आगे 6.2 में यह दे रखा है कि अगर कोई आदमी कोई कैंडिडेट जिसने प्रवासी कैंडिडेट माइग्रेशन मतलब प्रवासी अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बस गया है तो अगर वह दूसरे स्टेट का फ़ायदा लेना चाहता है तो उसको उससे रिलेटेड मूल निवास और उसी स्टेट का SC ST OBC कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है 6.3 क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग SC ST OBC EWS स्टेटस विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। मतलब अगर आपको SC ST OBC EWS का फ़ायदा लेना है तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट से पहले का होना चाहिए। यह नहीं कि आप ऑनलाइन अप्लाई आज कर रहे हैं और सर्टिफिकेट है वो रिटन एग्ज़ाम या फिजिकल एग्ज़ाम के टाइम बनाते हैं या इससे आगे की डेट में बनाते हैं, तो उसमें आपको आगे दिक्कत आ सकती है। तो आप पहले अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट तैयार करें और उसके बाद में ऑनलाइन अप्लाई करें। फिर आगे देखो, आगे क्या दे रखा है, आगे हमारे काम की चीज़ है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है 7.1 में कि इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो मैट्रिक लेवल की रखी गई है, 10th पास होना चाहिए। 7.2 क्या कह रहा है कि 10th पास अगर नहीं भी है अपेयरिंग वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मगर जिस दिन कट ऑफ जारी होती है उस दिन से पहले 10वीं का रिजल्ट वो जारी हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखो 7.5 में NCC के बारे में बता रखा है कि NCC जिसके पास A सर्टिफिकेट है उसे 2%, B वाले को 3%, और जो NCC C सर्टिफिकेट है उसे 5% वो बोनस दिया जाएगा। आगे 7.5.1 में दे रखा है कि NCC सर्टिफिकेट है वो आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय उसका जिक्र करना है, उसके क्लेम को उसका फ़ायदा लेने के लिए कि मेरे पास कौन सा सर्टिफिकेट है। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उस सर्टिफिकेट को दिखाना है। और 7.5.5 में दे रखा है कि दिस बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्स सर्विसमैन। मतलब NCC का जो सुविधा प्रदान की जा रही है वो वह सुविधा उसका बेनिफिट अब एक्स सर्विसमैन नहीं ले सकेंगे। फिर आगे हाउ टू अप्लाई, मतलब फॉर्म को अप्लाई कैसे करेगी, SSC की साइट पे जाके करना है। वही मित्र वाला अपन सारी मित्र से फॉर्म भरवाते हैं वो कर देता है अपने आप। फिर उसमें दे रखा 8.2 में की फ़ाइल है वो JPG में होनी चाहिए, 20 KB होनी चाहिए, 20 KB से 50 KB होनी चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, ये इसकी साइज़ है। ठीक, इसमें एक चीज़ है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें दे रखा है कि एक तो जो फॉर्म होगा वो सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार होगा, ऑफलाइन कोई भी फार्म भरने की कोशिश ना करें। और इसमें चेंज का ऑप्शन नहीं है, तो एक बार अगर आपने फॉर्म भर दिया उसमें अगर डिटेल भर दी तो उसको सावधानीपूर्वक भरने के बाद में ही उसको सबमिट करें, वरना आपको अगर आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ भी गए तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है। फिर आगे 9 नंबर है एप्लीकेशन फ़ीस है वो इसके लिए 100 रुपये रखी गई है जनरल के लिए। ठीक है, फिर आगे देखो इसमें 9.5 दे रखा है कि एप्लीकेशन फ़ीस है उसका स्टेटस आप चेक कर लें कि कहीं इनकम्प्लीट तो नहीं लिखा हुआ आ रखा है। अगर इनकम्प्लीट लिखा हुआ आ रहा है तो आप उसको उसके बारे में जानकारी मतलब उसको ई मित्र वाले से कहेगी इसमें क्यों आ रहा है,
या उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करें, या 1 या 2 दिन में स्टेटस वो अपडेट होने में टाइम लगता है, उसका वेट करें। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो उसका पेमेंट आप दोबारा कर दें, वरना अगर पेमेंट सही से नहीं हुआ तो आपका फॉर्म वो रिजेक्ट हो सकता है। फिर आगे 10 नंबर में सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम आप देंगे उनकी सेंटर का जिक्र कर रखा है, अलग अलग रीजन बना रखे हैं। इसमें जिस रीजन से आप मतलब आपको जहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं वहाँ का रीजन, वहाँ के जो सिटी हैं उनका जिक्र आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय दे सकते हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है 10.2 कि एक कैंडिडेट है वो 3 सेंटर अपनी इच्छा से दे सकता है, 3 सेंटर की ऑर्डर में प्राथमिकता दे सकता है एक रीजन में। मगर एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप यह नहीं कि आप वेस्टर्न रीजन से हैं तो आपने 2 तो वेस्टर्न रीजन के दे दिए, एक साउथ रीजन का दे दिया, मतलब तीनों आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो एक रीजन के देने हैं। फिर आगे दे रखा है 10.3 और 4 में यह दे रखा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सेंटर मांगे हैं उन्हीं पे आपकी एग्ज़ाम हो। 99% एसएससी यही कोशिश करती है कि आपके घर के नज़दीक एग्ज़ाम हो जाए, मगर सुविधा के अनुसार और अपनी व्यवस्था के अनुसार वो सेंटर को चेंज भी कर सकती है। आपके दिए हुए सेंटर मानने के लिए बाध्य नहीं है, मगर फिर भी आप अपने नज़दीकी सेंटर दें। फिर आगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ अब की बार जो बदलाव किया गया है वो बदलाव किया गया है आपके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी उसमें क्या पहले 25-25 क्वेश्चन आते थे, और इस बार जो क्वेश्चनों की संख्या कर दी गई है वो 20 कर दी गई है। 20 क्वेश्चन आएंगे, ABCD प्रत्येक पार्ट के 20-20 क्वेश्चन होंगे, और उनका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल 40 नंबर के अलग अलग पार्ट आएंगे। और जो आपको एग्ज़ाम में टाइम दिया जाएगा वो टाइम दिया जाएगा 60 मिनट। जी हाँ दोस्तों, 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज की और करंट अफेयर्स के हैं, जनरल अवेयरनेस के हैं, और पार्ट सी में 20 नंबर आपके मैथ्स के हैं, और पार्ट डी में आप अपनी इच्छा के अनुसार इंग्लिश लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं और हिंदी लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं, उसके भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। फिर आगे क्या दे रखा है, ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, मतलब जो आपके जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब कि जो नेगेटिव मार्किंग है इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है आधे नंबर की, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और आधे नंबर की है, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो जो भी आप अपना आंसर दें वो ध्यानपूर्वक दें, ये ना हो कि आप कहीं नेगेटिव गलत क्वेश्चन ज़्यादा कर रहे हैं और आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएं। फिर आगे क्या दे रखा है, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड टू कैंडिडेट ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ कमीशन, मतलब कि जो एग्ज़ाम डेट के बारे में सूचना है वो आपको एग्ज़ाम की इसकी एसएससी की वेबसाइट होती है उसके थ्रू आपको दे दी जाएगी। फिर इसमें आगे क्या दे रखा है, इसमें आगे दे रखा है एक ये 11.1.5 में दे रखा है कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो एसएससी की तरफ से वो अपनाया जाएगा। जो ये जो नंबर दे रखा है नोटिस नंबर 11/2018 P डेटेड 7/2/2019 का है, इससे नॉर्मलाइजेशन होगा। और एनसीसी होल्डर जो कैंडिडेट हैं, एनसीसी वो हैं, उनको फाइनल मेरिट में 2%, 3% या 5% जो भी है वो फाइनल मेरिट में उनका बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। फिर आंसर की का ये प्रोसेस दे रखा है कि पहले आंसर की आएगी, उसके बाद में आप फाइनल आंसर की आएगी, आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए फीस रखी गई है वो 11.1.6 में रखी गई है कि आप अगर किसी क्वेश्चन पर रीट लगाते हैं तो एक क्वेश्चन का चार्ज है वो 100 रुपये है। फिर आगे क्या दे आगे 11.1.10 में है जो सिलेबस दे रखा है कि एग्ज़ाम में जो सिलेबस आएगा वो क्या क्या आएगा, रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगी, जीके आएगा, इंग्लिश हिंदी आएगी। रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो सारे इसमें दे रखे हैं, नॉन वर्बल, वर्बल, कोडिंग, डिकोडिंग, जो भी रिलेशनशिप, अर्थमेटिक, फिंगर क्लासिफिकेशन जो भी हैं वो सारा सिलेबस इसमें दे रखा है कि क्या क्या सिलेबस आएगा। फिर नीचे 10.2 में दे रखा है जीके में क्या क्या पूछा जाएगा। जीके में पूछा जाएगा कि क्वेश्चन इन दिस component will be aimed at testing the candidate general awareness
ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड हिम, मतलब उसके आपके चारों तरफ जो दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन विल आल्सो बी डिजाइन टू द टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, करंट की जो घटनाएं देश विदेश में घटित होती हैं उनके पूछा जाएगा। ऑफ सच मैटर ऑफ एवरी डे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन दियर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज में बी एक्सेप्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन, मतलब जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके बारे में जो साइंस के द्वारा नए जो आविष्कार या साइंस से रिलेटेड जो भी नई अपडेट होती है उसके बारे में पूछे जाएंगे। फिर आगे देखा है द टेस्ट विल बी आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, मतलब इंडिया और इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि किस पड़ोसी देश में क्या क्या घटना घटित हो रही है। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, कल्चर के आएंगे, जियोग्राफी के आएंगे, इकोनॉमिक्स के आएंगे, जनरल पॉलिटिक्स के आएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन भारतीय संविधान के आएंगे, साइंस के आएंगे, रिसर्च के आएंगे। इन टॉपिकों में से एक एक दो दो क्वेश्चन आके 20 क्वेश्चन आएंगे। फिर आगे मैथ्स आएगी, मैथ्स में क्या क्या आएगा, दिस पेपर विल बी इंक्लूड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग ऑफ नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति की जो संबंधित जो समस्या है संख्या पद्धति के बारे में आएगा। फिर आगे क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्याओं के बारे में आएगा। डेसिमल एंड फ्रैक्शन भिन्न के बारे में आएगा। रिलेशनशिप आएगा, संख्याओं के बीच में संबंध क्या होता है वो आएगा। अर्थमेटिक आएगी, परसेंट आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन आएगा, एवरेज, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों आएंगे। प्रॉफिट लॉस आएगा, डिस्काउंट आएगा, मेंसुरेशन आएगा, मेंसुरेशन में 2D 3D हो गई। टाइम डिस्टेंस आएगा, रेशियो टाइम आएगा, टाइम वर्क आएगा। ये आपका मैथ्स का वो सिलेबस रहेगा। फिर आगे इंग्लिश और हिंदी के बारे में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस के 11.2 का जो नंबर है वो है पीईटी और पीएसटी, मतलब फिजिकल के बारे में बता रखा है कि फिजिकल आपका कैसे होगा। फिजिकल के बारे में कितनी आपकी हाइट चाहिए, कितना वेट चाहिए, कितनी रनिंग होगी, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या होगा, तो 11.4 में दे रखा है कि आपकी रनिंग है वो मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर में 24 मिनट मिलेंगी और फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में पार करनी होगी। और मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर वो 6.5 मिनट टाइम दिया जाएगा और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर 4 मिनट में पार करनी पड़ेगी। ऊपर वाला जो है वो तो दिया जाए बिना लद्दाख, वो जो लद्दाख है ना पहाड़ी एरिया, उनके अलावा जो भी एरिया उनको ऊपर वाला फॉलो करना है। और जो लद्दाख से आते हैं लद्दाख वाले जो मेल कैंडिडेट हैं उनको नीचे वाला करना है। फिर आगे फिजिकल स्टैंडर्ड आएगा, ये तो आपकी इफ़िशियंसी आ गई। और ये स्टैंडर्ड में आपकी हाइट है वो नॉर्मल लोगों के लिए हाइट मेल की आएगी 170 सेंटीमीटर और फीमेल है उसकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। फिर आगे अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग छूट दी गई है। अगर आप शेड्यूल ट्राइब से मतलब एसटी से हैं तो आपको मेल कैंडिडेट को 162 और फीमेल को 150 चाहिए। ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, अलग अलग आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उनकी देख लें कि आपको मतलब कितनी हाइट ज़रूरी है। फिर आगे चेस्ट है वो आपका नॉर्मली 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलावट के साथ वो 85 होना चाहिए। और अगर एस टी कैटेगरी से हैं तो आपको 76 होना चाहिए और फुलावट वही 5 सेंटीमीटर मांग रखी है सब में। फिर 11.5.3 क्या कह रहा है कि वेट, आपका वेट है वो हाइट एंड एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, मतलब मेडिकल की बीएमआई बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे नीचे और देखते हैं, नीचे क्या दे रखा है 11.6 में दे रखा है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल आपका कैसे कैसे होगा, मेडिकल के टाइम आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या ले 11.6.1 में डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना होगा। डॉक्यूमेंट आपको मैट्रिक एंड सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट टू प्रूव एज, मतलब आपको एज के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट ले जाना ज़रूरी है जिसमें आपको नेम और क्वालिफिकेशन भी साथ में होगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास ले जाना होगा आपको। अगर एनसीसी के लिए अप्लाई किया है तो आपको एनसीसी सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा और बाकी जो जो डॉक्यूमेंट है वो आपको इसके साथ लेके जाने हैं। फिर आगे क्या दे रखा है, फिर आगे दे रखा है एडमिनेशन ऑफ टू द एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन के उसके लिए दिशा निर्देश दे रखे हैं कि एग्ज़ाम
के लिए आपको पहले डेट दी जाएगी, फिर आपके एडमिट कार्ड आएंगे। एडमिट कार्ड से 3 से 7 दिन पहले आपको सेंटर के बारे में सूचना दी जाएगी। ये पूरी इसमें दे रखी है प्रोसेसिंग, क्या क्या आपको उस टाइम आईडी के ले जाना होता है, एक फ़ोटो ले जानी होती है। फिर आगे देखो 13 है मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन का मतलब प्रोसेस की प्रक्रिया है वो क्या रहेगी। देखो इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है ही, पीईटी है, पीएसटी है और ये मेडिकल है। उसके बाद 13.2 है। 13.2 में दे रखा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके ये रिटर्न एग्ज़ाम में 30% अंक आने अनिवार्य हैं। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हैं तो 25%। और अगर ऑल अदर कैटेगरी जैसे एससी एसटी उनसे हैं तो आपको 20% अंक आने अनिवार्य हैं। फिर मेन इम्पोर्टेंट है 13.3। 13.3 क्या कह रहा है कि अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हैं तो भी आपको पास मार्किंग के लिए 30% अंक 25% अंक यही लाने हैं। और जो आपका एनसीसी का जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको फाइनल मेरिट में मिलेगा, ना कि न्यूनतम पूर्णांक में आपको एनसीसी का कोई भी फ़ायदा वो नहीं दिया जाएगा। फिर आगे दे रखा है 13.9 में कि आपको प्रेफरेंस वरीयता बढ़नी है, कि मतलब पहले आप कौन सी फोर्स को चूज़ करोगे, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एवीसी, ऐसा कर करके आपको सारी वरीयता भर देनी है। तो आपने अब तक इस वीडियो में देखा कि मतलब एसएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें क्या क्या बातें थी वो हमने सारी देख ली हैं। तो अब आपका पहला यही काम बनता है कि सबसे पहले आप फॉर्म अप्लाई करें और उसके बाद रेगुलर तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि ये जो वैकेंसी है इस वैकेंसी की अगर इसमें क्या है कि अभी टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। सिर्फ अब हम देखें तो जनवरी में इसकी जो एग्ज़ाम होनी है सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं और 2 महीने आपको दिन रात एक कर देना है। ज़्यादा नहीं, आप अगर 2 महीने रेगुलर 5 या 6 घंटे रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो आप आराम से एसएससी जीडी की वैकेंसी को क्लियर कर लेंगे और इन पोस्ट में से एक पोस्ट पर आपका नाम जरूर आएगा। तो आप मैथ सीखने के लिए हमारे चैनल पर रेगुलर क्लास देखते रहें। मैथ्स के रेगुलर क्लास इस पर डाली जाती हैं और इस चीज़ की गारंटी है कि अगर आपका एक भी क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का हमारे चैनल से बाहर नहीं जाएगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें।